दोस्तों आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको पॉलिटिकल साइंस हिंदी में और इंग्लिश में के सारे चैप्टर्स इस चैनल पे देने वाला हूँ। सो कीप इन टच। चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला चैप्टर, द कोल्ड वॉर एरा, शीत युद्ध का दौर। सर ये क्या बात हुई? आज से कम हमने युद्ध सुना हुआ है ना, वॉर सुना हुआ है, लेकिन ये कोल्ड वॉर क्या चीज है सर? शीत युद्ध क्या चीज है? ये वॉर को मतलब दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया होगा बेटा। यहाँ क्या हुआ? यहाँ हमने वॉर को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। एक जिसको आपने कह दिया कोल्ड वॉर, एक जिसको आपने कह देना है हॉट वॉर। सर ऐसा तो कभी सुना नहीं बेटा, लिटरल इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं हम लोग कोल्ड वॉर का और हॉट वॉर का। चलिए देखते हैं सर कोल्ड वॉर का मतलब क्या हुआ वो देखेंगे, हॉट वॉर का मतलब पहले समझते हैं, कोल्ड वॉर का मैं अपने आप ही समझा दूंगा आपको। चलो सर, हॉट वॉर मतलब एक ऐसा वॉर जो ना मिलिट्री की मदद से, पॉसिबल हो, जिसमें टैंक्स हों, बॉम्ब्स हों सर, जिसमें दोनों तरफ से, जब हम लिटरली युद्ध का मतलब कहते हैं तो युद्ध मतलब क्या? जहां पर दो मिलिट्री आपस में लड़ाई कर रही हो, दो तरफ की मिलिट्री आपस में लड़ाई कर रही हो। लेकिन कोल्ड वॉर में कम से कम ऐसा नहीं होता। कोल्ड वॉर में हॉट वॉर की तरह मिलिट्री फाइट नहीं होती, वहां बॉम्ब्स के थ्रू फाइट्स नहीं होती, वहां मिसाइल्स के थ्रू फाइट नहीं लड़ा जाता। तो वहां होता क्या है सर? वहां क्लेवर मूव्स होते हैं, टैक्टिक्स होते हैं। वहां पर पूरे विश्व में क्लेवर मूव्स के थ्रू अपना वर्चस्व कायम करने की होड़ होती है। उसको कोल्ड वॉर कहते हैं। आगे हम देखेंगे अच्छे से कोल्ड वॉर का मीनिंग है क्या। देखें, कह रहे कोल्ड वॉर नाइदर वॉर नॉर एन आर्म्ड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। सर ना तो युद्ध है और ना ही सशस्त्र सैन्य संघर्ष है। नाइदर वॉर, वॉर नहीं है, नॉर एन आर्म्ड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, ना ही ये आर्म्ड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है। ओके ठीक है सर, आपने बता दिया हमें। Cold War was not being fought with the bombs or other weapons, but by the clever moves, propagandas, activities and diplomatic tactics. शीत युद्ध जो है, शीत युद्ध कैसे लड़ा गया? हथियारों से नहीं लड़ा गया, ये चतुर चालों से लड़ा गया। हाँ, ये अपने ऐसी गतिविधियों या कूटनीतियों के चालों से लड़ा गया जिसके थ्रू एक पक्ष दूसरे पक्ष को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था। उसको हमने कोल्ड वॉर कहा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। फिर कोल्ड वॉर के बाद अब आप देखिए जरा, मैं आपको सबसे पहले यहां पे क्या बताना चाह रहा हूं। यहां पर मैं सबसे पहले आपको बताना चाह रहा हूं कि सर जो वॉर है, ये जो वॉर है ना, ये वॉर कोल्ड वॉर से पहले एक वॉर था। कोल्ड वॉर से पहले भी एक वॉर हुआ था, जिसको क्या बोला है आपने? जिसको बोला है वर्ल्ड वॉर। जिसको क्या बोला है आपने? वर्ल्ड वॉर। ध्यान से समझिएगा कि सर कोल्ड वॉर से पहले, कोल्ड वॉर को समझने के लिए आपको एक और वॉर समझना पड़ेगा, वर्ल्ड वॉर। अच्छा, ये वर्ल्ड वॉर भी कोल्ड वॉर की तरह ही था क्या सर? नहीं बेटा, ये हॉट वॉर था। यहां लड़ाइयां लड़ी गई थी विद दी हेल्प ऑफ मिलिट्री। हाँ जी, तो वर्ल्ड वॉर टू की बात कर रहे हैं। आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर टू 1939 से लेकर के 1945 तक। वर्ल्ड वॉर टू जहां पर दो साइड्स हैं, देखना जरा, एक तो एक्सेस है और दूसरा कौन है? अलाइज। एक साइड जिसका नाम क्या है? एक्सेस, और दूसरा साइड जिसका नाम क्या है? अलाइज। आप इसको इस तरीके से समझें कि जो कंट्री है ना, होल कंट्री, पूरा का पूरा जो ग्लोब है, उसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दो। ऐसा था नहीं, लेकिन आप डिवाइड कर दो। एक तो एक्सेस बोल दो और एक क्या बोल दो? अलाइज। एक्सेस के जो मेन प्लेयर्स थे, जापान, इटली और जर्मनी थे। याद रखना है आपको, ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान, इटली, जर्मनी, जो कि एक्सेस के मेन प्लेयर्स थे। दूसरी तरफ अलाइज, जिसमें फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन था। जी हाँ, आपको फोकस इन दो नामों पे करना है, अमेरिका एंड सोवियत यूनियन। नाम तो आपने चारों याद रखने हैं, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन एंड सोवियत यूनियन। लेकिन आपको मेनली फोकस अमेरिका और सोवियत यूनियन, इन दो नामों पे करना है। क्यों? वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो देखें जरा,
वर्ल्ड वॉर टू जो कि लड़ा गया 1939 से लेकर के 1945 तक, एक्सेस और अलाइज के बीच में, है ना। अब ये लगभग खत्म होने को था, मतलब 6 साल का वो टाइम पीरियड बीतने को था। जी हाँ, ये खत्म हुआ। और जब ये खत्म हुआ उसके बाद से, ठीक उसके बाद से ही कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया बच्चों। ये खत्म होने के ठीक बाद से ही क्या स्टार्ट हो गया? कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। अच्छा, ये खत्म कैसे हुआ इसकी भी एक कहानी है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। हुआ ऐसा कि यूएसए ने, बच्चे किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं अमेरिका की, यूएसए की। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं अमेरिका की जी, मैं बात कर रहा हूं यूएसए की। यूएसए ने क्या किया? यूएसए ने जापान के ऊपर, यूएसए ने जापान के ऊपर, यानी कि अलाइज का एक जो पार्ट है यूएसए, उसने एक्सेस के एक पार्ट जापान के ऊपर क्या किया? हमला कर दिया। और वो हमला मामूली नहीं था दोस्तों, वो हमला आज भी याद किया जाता है। अमेरिका ने जापान के ऊपर जो बॉम्ब गिराए थे वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे। और जापान में 2 जगहों पर ऐसा हुआ। एक तो 6 ऑफ अगस्त 1945 को, और एक 9 ऑफ अगस्त 1945 को, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने ये बॉम्ब गिराए थे बच्चों, ठीक है। और उसके बाद ही एक्सेस जो है वो अपनी हार मान गए, जापान ने सरेंडर किया और अलाइज जीत गए वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू किसने जीता? अलाइज ने, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन ने इसको जीत लिया, ठीक है जी। अच्छा, इसके पीछे भी एक बात है वो आपको समझनी चाहिए कि यहां क्या हुआ। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे जब हमला किया गया तो लगभग ये तय था कि जापान जो है वह अमेरिका को सरेंडर करने ही वाला है, लेकिन अभी तक उन्होंने सरेंडर किया नहीं था, एक्सेस हार मानने ही वाले। अब हुआ क्या? अमेरिका ने वेट नहीं किया और 9 ऑफ अगस्त 1945 को उन्होंने एक और न्यूक्लियर बॉम्ब नागासाकी पे गिरा दिया 9 अगस्त को। बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, जिसमें अमेरिका क्या कह रहा था? अमेरिका कह रहा था क्योंकि जापान ने सरेंडर नहीं किया इसीलिए हमने इनके ऊपर यह हमला किया। जबकि दूसरी तरफ यही एक टर्निंग पॉइंट था कोल्ड वॉर का। दूसरी तरफ क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं? क्रिटिक्स कह रहे हैं जी अमेरिका ने यह जानबूझ करके किया है। अमेरिका क्या सोचे बैठा है? अमेरिका सोचे बैठा है कि वर्ल्ड वॉर खत्म होने को है, वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने को है, एक्सेस हार मानने ही वाले हैं। अलाइज के ये चार जो कंट्रीज हैं, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन, जिसमें फ्रांस की भी हालत खराब है, ब्रिटेन भी बहुत युद्ध लड़ चुका है, इसकी भी हालत खराब है। अमेरिका चाह रहा था कि वो सोवियत यूनियन को डराए, वो उसको बताए कि बेटा बाप बाप होता है। अमेरिका चाह रहा था सोवियत यूनियन को यह बताए कि देख हम जो हैं वो, मतलब अमेरिका जो है वो वर्ल्ड पावर है, वो सोवियत यूनियन को डराना चाहता था। एक ये बात भी हमारे पास निकल के आई, ठीक है। तो यही लिखा है आपके पास, यूएसए ड्रॉप्ड एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन द 2 जापानीज सिटीज एंड इन अगस्त 1945, इन अगस्त 1945, ठीक है। चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2 जापानी शहरों पर 1945 में परमाणु बम गिराए। आपको पता लग गया, एक तो हिरोशिमा और दूसरा कौन सा है जी? नागासाकी। आपको याद रखना है बच्चों, हिरोशिमा एंड नागासाकी, 6 अगस्त एंड 9 अगस्त। चलो, ये बॉम्ब गिराया गया। उसके बाद क्या हुआ देखते जरा। हाँ जी, 6 अगस्त एंड 9 अगस्त के बाद, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और जानने लायक की है बेटा। जो हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को जो बॉम्ब गिराया गया उसका नाम क्या है? लिटिल बॉय। और नागासाकी 9 अगस्त को, उसका नाम क्या है? फैट मैन। आप इसकी यहाँ पर इमेजेस भी देख सकते हैं, लिटिल बॉय एंड फैट मैन। याद रखना है आपको, जस्ट नॉलेज पर्पज के लिए आपके, ठीक है जी। ओके, बढ़े आगे। चलिए, वही सेम बात जो मैंने आपको समझा दी बेटा। क्रिटिक्स पॉइंटेड आउट दैट यूएसए deliberately dropped the bombs. It wanted to prove to the USSR that USA was supreme. आलोचकों ने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने जानबूझकर उन बमों को गिराए हैं जो यूएसएसआर को साबित करना चाहते थे कि यूएसए ही सर्वोच्च है, ठीक है जी।
हो गया। अब देखिए जी, व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए एंड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, अब आपको ये बात भी समझ लेनी चाहिए यहां पर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, अब हम यहां क्या बोल रहे हैं, यूएसएसआर। बेटा यूएसएसआर जो है आपको ये समझना होगा, ये एक यूनियन है, ये 15 कंट्री 15 कंट्रीज मिला करके एक यूनियन है बच्चों अभी, ठीक है। यूएसएसआर वर क्लियरली द मास्टर ऑफ वर्ल्ड। ये क्या है, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत समाजवादी जो गणराज्य है, संघ है, वो समस्त रूप से दुनिया का स्वामी था। जी हाँ, ये दुनिया के स्वामी थे। चलिए अब हम बात करते हैं कि सर कोल्ड वॉर के कारण क्या क्या थे। कोल्ड वॉर आपको समझ में आ गया जी, है जी, कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये बातें भी आपको क्लियर है। तो कोल्ड वॉर हुआ क्यों सर? वैसे तो देखो बहुत सारे रीजन हैं इसके, लेकिन इनमें से प्रमुख 4 रीजन ये आपके सामने है। हाँ जी, कॉजेज ऑफ कोल्ड वॉर, सबसे पहला क्या सर, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था। आइडियोलॉजी, जी हां, आइडियोलॉजी भी लड़ाई करवा देती है, युद्ध करवा देती है, ये कोल्ड वॉर ने सिद्ध कर दिया था। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, वैचारिक अंतर था। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री ब्लॉक। देखो वर्ल्ड 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो चुकी है, और वो क्या कर रहे हैं, वो मिलिट्री ब्लॉक्स बना रहे हैं, देखेंगे क्या है ये। फिर ट्रूमैन डॉक्ट्राइन, हम ट्रूमैन के बारे में जानेंगे, कौन थे, क्या किया इन्होंने। हम मार्शल के बारे में जानेंगे, मार्शल कौन थे, क्या किया। आपको सिर्फ कॉजेज में 4 याद रखने हैं अभी। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, वैचारिक अंतर, फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री ब्लॉक यानी कि सैन्य ब्लॉक का गठन किया जा रहा था, और ट्रूमैन डॉक्ट्रिन था, ट्रूमैन के डॉक्ट्रिन कुछ आए थे, सिद्धांत आए थे हमारे पास, और मार्शल का प्लान भी था जी। ये सारे के सारे कारण थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले देख रहे हैं आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। हाँ जी, कोल्ड वॉर क्यों हुआ, उसके कारण क्या थे, तो सबसे पहला पॉइंट हम कह रहे हैं आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे सर, वैचारिक अंतर था। वैचारिक अंतर क्या होता है सर? बेटा देखो, आप इस ग्राफ में मैप में देख पा रहे, आप मैप को बड़े ध्यान से देखिए। मैप 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। मैप क्या है, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। आप इसको 2 तरह की दुनिया का नाम दे सकते हो। देखें जी, आप इसको 2 तरह की दुनिया का नाम दे सकते हो, है ना। एक, ये कम्युनिज्म फॉलो करती है। क्या फॉलो करती है? कम्युनिज्म फॉलो करती है। और ये क्या करते हैं बच्चों, ये कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं। ये क्या कर रहे हैं? कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। और ये क्या कर रहे हैं? समाजवाद। क्या डिफरेंस है सर? क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने, कैपिटलिज्म किसे कहते हैं और कम्युनिज्म किसे कहते हैं। मैं आपको छोटा सा डिफरेंस समझा देता हूं बस बहुत जल्दी से। कम्युनिज्म मतलब क्या होता है बच्चों? कम्युनिज्म का मतलब जहां पर जितने भी रिसोर्सेज हैं इन कंट्रीज के अंदर, उन सब का मालिक कौन होगा? वो सब रिसोर्सेज किसके कंट्रोल में होंगी? वो सब कंट्रोल होंगी गवर्नमेंट के। वो सब किसके कंट्रोल में होंगी जी? गवर्नमेंट के। जबकि कैपिटलिज्म में ऐसा नहीं होता। कैपिटलिज्म में क्या होता है सर? कैपिटलिज्म में सारे रिसोर्सेज जो है वो प्राइवेट ऑनरशिप के कंट्रोल में होती हैं। किसके कंट्रोल में? प्राइवेट ऑनरशिप के कंट्रोल में होती हैं। ठीक है जी हाँ, समझ में आ रही है सर बातें? बेटा यहां पर क्या होता है, यहां पर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है, तो यहां पर सोशल वेलफेयर करती है वो। यहां क्या करती है वो? सोशल वेलफेयर। वो कोशिशों में रहती है कि सबका पेट भर जाए, सब इक्वल पैसा कमाए। इक्विटी का कॉन्सेप्ट चलता है यहां पे, सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट चलता है। जबकि यहां ऐसा नहीं है। यहां पर लोग जो काम करते हैं वो प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं। किस मोटिव से काम करते हैं? यहां पर प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं। तो आपको समझ में आनी चाहिए। कैपिटलिज्म में हम लोग कह रहे हैं कि यहां पर क्या होगा, सबसे पहले तो प्राइवेट ऑनरशिप। कम्युनिज्म में गवर्नमेंट का ऑनरशिप। कैपिटलिज्म में प्रॉफिट मोटिव, कम्युनिज्म में सोसाइटी का मोटिव होता है। ठीक है, देखिए आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हम कह रहे हैं यूएसएसआर में बच्चों, यूएसएसआर ने क्या किया है? यूएसएसआर ने जी हां कम्युनिज्म फॉलो किया है, समाजवाद को फॉलो किया है। जबकि बाकी की जो कंट्रीज थी, सच एज अगर हम बात करना चाहें तो यूएसए की बात कर लीजिए, स्वीडन की बात कर लीजिए, फिनलैंड की बात कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लीजिए, फ्रांस की बात कर लीजिए, इटली की बात कर लीजिए, आयरलैंड की बात कर लीजिए, यूके की बात कर लीजिए, इन सब ने क्या किया? इन सब ने कैपिटलिज्म को फॉलो किया। इन सब ने कैपिटलिज्म को फॉलो किया। देखिए, 2 न्यू स्टेट्स USA and USSR representing the capitalist and communist ideology emerged। समाजवाद तथा पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 नए राज्य हैं, अमेरिका और यूएसएसआर। ये उभर के सामने आए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, अब देखो जी,
आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ जी 1945 में। जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, आपको याद रखना है बच्चों, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को क्या बोल रहे हैं? वेस्टर्न ब्लॉक। ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को हम क्या बोल रहे हैं जी? वेस्टर्न ब्लॉक। यस, याद रखना है आपको, वेस्टर्न ब्लॉक। ठीक है, केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिज्म। ये वेस्टर्न ब्लॉक जो था, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो थी, वो कम्युनिज्म के कंट्रोल में आ गई। ठीक है, जिसमें ईस्ट जर्मनी है, हंगरी है, यूगोस्लाविया है और रोमेनिया। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गया। इवन बच्चों उस समय पे जो कम्युनिज्म था, जो समाजवाद था, वो इतना फेमस हो रहा था, इतना प्रचलित हो रहा था कि वो देखो जरा नॉर्थ कोरिया में भी फैल गया। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया जानते हो आप अच्छे से। और इवन बेटा उसी समय पे लगभग ये चाइना में भी फैल गया, चीन के अंदर। आज भी चाइना में बहुत हद तक हम कहते हैं कम्युनिज्म है। नॉर्थ कोरिया में तो है ही है, चाइना में भी कम्युनिज्म देखने को मिलता है बच्चों। ठीक है, चलो, तो मतलब उस समय पे आपने देखा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा थे। एक तो कैपिटलिज्म था, दूसरी तरफ कम्युनिज्म था। तो सर इसमें युद्ध जैसा क्या था? बेटा वहां एक तरफ यूएसए चाहता था कि ज्यादातर लोग जो है कैपिटलिज्म को सपोर्ट करें, दूसरी तरफ यूएसएसआर चाहता था कि ज्यादातर लोग समाजवाद को सपोर्ट करें, है ना। इस तरह की चीजें इनके बीच में हो रही थी, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस चल रहा था। चलो सर, हमें तो समझ में आ गया आप क्या बताना चाह रहे हो। दूसरा सेकेंड मेन थिंग, हाँ जी आ जाइए सर, हुआ क्या है इस समय पे? इस समय पे हुआ है फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री ब्लॉक। सेकंड जो कारण है जिसकी वजह से आपको कोल्ड वॉर देखने को मिला है, वो है फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री ब्लॉक। मिलिट्री ब्लॉक वो बनाए गए उस समय पे। कुछ एक मिलिट्री ब्लॉक के नाम देख लेते हैं। नेटो, क्या बोल रहे हैं हम? नेटो। हाँ जी, नेटो क्या है? नेटो क्या है बच्चों? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आपको याद रखना है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आपको याद रखना है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ये कब हुआ सर? ये जब हुआ हम लोग कह रहे हैं, देखो 1949 सॉरी, हाँ 1949 जब वो 1949 में इसका मेन मोटो क्या था? देखो यूएसए ने क्या कहा, ये ना जितनी भी, जैसे हम बात करेंगे नेटो की, अगर हम बात करेंगे देखो सेंटो की, है ना, और हम बात करेंगे सेटो की, और हम किसकी बात करेंगे? सेटो की। ये जो हम बात करेंगे, ये तीनों के तीनों मिलिट्री ब्लॉक्स वो यूएसए की तरफ से थे, यूएसए ने बनाए थे। ठीक है, सबसे पहले भी बनाया था और उसके बाद भी हम कह रहे हैं तीन इन्होंने बैक टू बैक नेटो, सेटो और सेंटो के नाम से मिलिट्री ब्लॉक्स बनाए थे। पर्पस क्या था? पहले हम नेटो को देख लेते हैं। नेटो क्या कहना चाह रहा है? नेटो कहना चाह रहा है कि सर इस ट्रीटी के अंदर जितने भी देश हैं, उन देशों में अगर किसी एक देश पे भी हमला होता है तो यह मान लिया जाएगा कि उन सभी देश के ऊपर हमला है और वो मिल करके उस हमले का जवाब देंगे। ट्रीटी क्या बोल रही है देखें जरा। ट्रीटी डिक्लेयर्ड दैट एन आर्म्ड अटैक ऑफ एनी ऑफ नेटो कंट्रीज would be treated as attack against them all. Western Europe joined the Anglo-American bloc, capitalist bloc. संधि ने घोषणा की कि नेटो देशों में से किसी एक पर भी सशस्त्र हमले को उन सभी के खिलाफ हमले के रूप में माना जाएगा और पश्चिमी यूरोप और एंग्लो अमेरिकन जो ब्लॉक है, पूंजीवाद ब्लॉक में, वो सब शामिल हो गए। ठीक है जी, बातें क्लियर है आपको? चलो, अच्छा सॉरी, इसमें हम जरा देखते हैं सेंटो की बात। सेंटो क्या कह रहा है? देखिए जी, सेंटो क्या कह रहा है? सेंटो कह रहा है इन 1954, ये 1954 में, वो 1949 में, ये 1954 में। अब अमेरिका कहां देख रहा है? वो देख रहा है जी एशिया में। कहां आ गया वो? एशिया में। कहां आ गया? एशिया में। देखो इसका नाम भी क्या है? साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी है ये, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। साउथ ईस्ट एशिया सॉरी, इसमें आपको एक चीज याद रखना है कि इसका पार्ट था पाकिस्तान भी। इसका पार्ट कौन था? पाकिस्तान जी, पाकिस्तान भी इसका पार्ट था, बट इंडिया ने मना कर दिया था, इंडिया सीटों का पार्ट नहीं था 1954 में। उसके बाद एक और मिलिट्री ब्लॉक बनाया गया 1955 में सेंटो के नाम से, या बगदाद संधि के नाम पे। ठीक है, इसमें और बहुत सारी मॉडर्न कंट्रीज जो थी वो शामिल हुई। अब जरा नेक्स्ट देखते हैं, क्या इसका जवाब सोवियत संघ ने भी दिया? जी हाँ,
सोवियत संघ ने भी एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया 1955 में, और उनके संधि का नाम रखा गया वॉर्सो पैक्ट। क्या नाम रखा गया दोस्तों? वॉर्सो पैक्ट। जी हाँ, इनके संधि का क्या नाम रखा गया है? वॉर्सो पैक्ट। देखिए 1955 में कम्युनिस्ट कंट्री ऑफ द ईस्टर्न यूरोप साइन द पैक्ट, वॉर्सो पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 1955 में सोवियत संघ ने अपने सहयोगियों के साथ वॉर्सो पैक्ट संधि जो है वो एक मजबूत प्रक्रिया के रूप में मिला, और पूर्वी यूरोप के कम्युनिस्ट देश ने संधि पर हस्ताक्षर भी किए थे। अच्छा, इसमें क्या लिखा था सर? इसमें भी वही सारी चीजें, लगभग वही सारी चीजें लिखी थी जो नेटो के अंदर लिखा गया था, कि अगर किसी ने भी नेटो कंट्रीज पे हमला किया तो वो समझा जाएगा कि समस्त नेटो कंट्रीज के ऊपर हमला है और साथ में मिलकर के उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक वैसे ही वॉर्सो पैक्ट के अंदर भी हुआ। वॉर्सो पैक्ट में भी ये बात लिख दी गई। हाँ जी सर, इसके अलावा और क्या कारण थे जिसकी वजह से कोल्ड वॉर हुआ? तो बेटा इसके अलावा एक बड़ा कारण ये भी थे, ट्रूमन। ट्रूमन कौन थे सर, पहले तो ये बताओ, और इनकी डॉक्ट्रिन क्या कहती है? तो बेटा डॉक्ट्रिन का मतलब तो आपको नीचे लिखा हुआ दिख ही रहा है, सिद्धांत, है ना? तो इनकी डॉक्ट्रिन क्या कहती है? तो बेटा ट्रूमन जो कि अमेरिका के उस समय के प्रेसिडेंट थे, कौन थे? प्रेसिडेंट थे। इन्होंने क्या कहा, देखिए जरा, इन्होंने क्या कहा? अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमन स्टार्टेड अ प्रोग्राम, इन्होंने कंटेनमेंट पॉलिसी स्टार्ट करी। जैसे आज हम लोग कहते हैं कोरोना वायरस के खिलाफ कंटेनमेंट पॉलिसी चल रही है हमारे यहाँ पे, रोक दिया जाए, उसको वहीं तक सीमित रखा जाए। ठीक वैसे ही ट्रूमन ने कहा कि यार ये तो बहुत खतरनाक है, कम्युनिज्म बहुत खतरनाक है, जो कि अब एशिया में भी एंटर कर चुका है, तो इसको किसी तरीके से रोका जाए, इसको किसी तरीके से रोका जाए। किस तरीके से रोका जाए देखते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमन स्टार्टेड अ प्रोग्राम ऑफ कंटेनमेंट ऑफ सोवियत यूनियन बाय प्रोवाइडिंग एड टू द वेस्टर्न यूरोप्स। एड, सहायता देंगे। किस तरह की सहायता? चाहे आपको पैसा चाहिए, चाहे आपको मिलिट्री चाहिए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। ये ट्रूमन की डॉक्ट्रिन थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमन ने पश्चिमी यूरोपीय राज्यों को सहायता प्रदान करके सोवियत संघ के नियंत्रण का कार्यक्रम जो है वो शुरू कर दिया। यूएसए वुड हेल्प द कंट्री थ्रेटेंडेड, इन्होंने साफ साफ कह दिया कि यूएसए जो है उन कंट्रीज की हेल्प करेगी जिनको डराया जा रहा है कम्युनिस्ट के द्वारा या कम्युनिस्ट सपोर्टेड गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि उन्हें फर्दर कंटेन्ड किया जा सके। इन्होंने साफ साफ ये बात कह दी। इवन इसके लिए इन्होंने 12 मार्च 1947 को अमेरिकन कांग्रेस, हाँ जी, अमेरिकन कांग्रेस का मतलब अमेरिका का पार्लियामेंट, अमेरिका के पार्लियामेंट में यह अनाउंस कर दिया कि हम लोग नहीं सहेंगे, अगर किसी भी कंट्री के ऊपर कम्युनिस्ट कंट्री हमला करती है तो हम उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। द पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड नेशन टू सपोर्ट फ्री पीपल्स हु आर रेजिस्टिंग अटेम्प्टेड subjugations by armed minorities or by outside pressure। हाँ जी, संयुक्त राष्ट्र की नीति उन लोगों का समर्थन करने के लिए है जो सशस्त्र अल्पसंख्यकों द्वारा या बाहरी दबाव से स्वाधीनता का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि ये स्वाधीनता होगा, स्वाधीनता का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। ये बाबा कौन है जी? बेटा इन बाबा का नाम क्या है? मार्शल। ये मार्शल जी कौन थे? मार्शल जी भी यूएसए के ही थे, मार्शल भी यूएसए के ही थे। बाबा ने क्या किया है? बाबा यूएसए के सेक्रेटरी थे, यूएसए के स्टेट सेक्रेटरी थे। स्टेट सेक्रेटरी मतलब जैसे बेटा हमारे यहां जो स्टेट्स हैं उनके मुख्यमंत्री होते हैं, यूएसए के अंदर स्टेट्स के सेक्रेटरी होते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि देखो जी, हम लोग कंटेन करना चाह रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। कंटेन होगा कैसे? जब वो देश जो कि अभी अभी आजाद हुए हैं, या वो देश जिनके पास पैसा कम है, या वो देश जो अभी अभी कहां से आए हैं, वॉर से निकल करके आए हैं, उन लोगों को, उन देशों को एड दो। कौन सी एड दो? इकोनॉमिक एड दो, पैसा दो उन्हें। आप उन्हें पैसा दोगे, वहां की भूखमरी खत्म होगी कहीं ना कहीं। आपको क्या मिलेगा बदले में? अरे वो कैपिटलिज्म सपोर्टेड हो जाएंगे। वो किसको सपोर्ट करेंगे? कैपिटलिज्म को सपोर्ट करेंगे। देखिए इन 1947 मार्शल द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पुट फॉरवर्ड अ प्लान, उन्होंने एक प्लान दिया टू गिव बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू द यूरोप सो दैट इट कुड रिकवर फ्रॉम द शेटरिंग इफेक्ट ऑफ द वॉर। हाँ जी, 1947 में मार्शल जो कि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने यूरोप को अरबों डॉलर देने की योजना को आगे बढ़ाया ताकि वह युद्ध के बिखरते प्रभावों से उभर पाए। ठीक है जी, चलिए
अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम वाज व्हाट, टू एलिमिनेट हंगर। जी हाँ, हंगर को खत्म करना था, पॉवर्टी को खत्म करना था यूरोप से, सो दैट यूरोपियन नेशन कुड बी सेव्ड फ्रॉम कम्युनिज्म, ताकि यूरोपियन नेशंस जो है कम्युनिज्म से बच जाएं। ठीक है जी। कार्यक्रम का एक अन्य उद्देश्य यूरोप के भूख और गरीबी को समाप्त करना था, ताकि यूरोपीय राष्ट्र को साम्यवाद से दूर रखा जा सके। इफ यूएसए डिड नॉट डू, अगर यूएसए ऐसा नहीं करेगा तो यूएसएसआर करेगा, और इसकी वजह से यूएसएसआर जो है वो कहीं ना कहीं कम्युनिज्म पूरे देश पे थोपता रहेगा। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, इसके आगे की वीडियोस लाते रहेंगे।